हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग पार्टनरशिप फंडामेंटल्स चैप्टर की शुरुआत करेंगे और कुछ बेसिक और इंट्रोडक्टरी बातें करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के मैं अपनी डिस्कशन को शुरू करता हूं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं पार्टनरशिप होता क्या है। अभी तक जो आपने क्लास 11th में पढ़ा उसमें क्या होता था, एक कोई व्यक्ति होता था जो अकेला बिजनेस करता था। वो अकेला ही बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट करता था, बिजनेस के प्रॉफिट्स भी इंजॉय करता था एंड फॉर दैट मैटर लॉसेस भी बियर करता था। ऐसे तरह के बिजनेस को हम बोलते थे सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप। अब आप लोग पढ़ोगे पार्टनरशिप के बारे में। अब मैं समझता हूं कि पार्टनरशिप के बारे में थोड़ा तो आप लोग समझते हो गई, आपने अपनी 11th में बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ा होगा। पार्टनरशिप में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा व्यक्ति मिलके बिजनेस चलाते हैं। ये सभी के सभी कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, ये सभी के सभी मिलके आपस में प्रॉफिट शेयर करते हैं एंड फॉर दैट मैटर आप कह सकते हो ये लॉस भी बियर करते हैं मिलके। तो इनको हम बोलते हैं, जो सारे दो से ज्यादा व्यक्ति जो बिजनेस चलाते हैं इनको हम बोलते हैं पार्टनर्स। और ये बेसिकली बिजनेस के ओनर्स होते हैं। इस तरह के बिजनेस को हम लोग बोल देते हैं पार्टनरशिप। तो ये जो पार्टनर्स होते हैं ये सभी कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, प्रॉफिट शेयर करते हैं, बिजनेस में काम करते हैं और ये बिजनेस के बेसिकली ओनर्स होते हैं। अब जो ये प्रॉफिट शेयर करते हैं, जो ये जिस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं, अब नेचुरल सी बात है, दो से ज्यादा लोग हैं, दो है या दो से ज्यादा लोग हैं, अब अकेला कोई व्यक्ति रहा नहीं, तो जो पूरे फर्म का या पूरे बिजनेस का जो प्रॉफिट बनेगा इसको ये लोग एक पर्टिकुलर रेशियो में शेयर करते हैं, एक प्रोपोर्शन में शेयर करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अभी मैं सिर्फ इंट्रोडक्टरी बेसिक बातें कर रहा हूं, सारी चीजें हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे आगे जाके। तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरी बात, क्योंकि अब ये पार्टनर्स कैपिटल अपना अलग अलग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो प्रैक्टिकली कैपिटल कोई बराबर नहीं होती। ऐसा कोई रूल नहीं होता कि सारे पार्टनर 1 लाख रुपए ही कंट्रीब्यूट करें या 2 लाख रुपए ही कंट्रीब्यूट करें। सब पार्टनर्स का अपना अलग कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है। तो क्या होता है कि फर्म को या बिजनेस को पार्टनर्स को उनके कैपिटल के कंट्रीब्यूशन के लिए उनको कॉम्पनसेट करना पड़ता है। तो इसलिए उस कैपिटल में पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब सिमिलरली ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि अगर पार्टनर सारे हैं तो सारे के सारे ही काम करेंगे, ऐसा कोई रूल होता नहीं। हो सकता है कोई एक पार्टनर काम करे, हो सकता है कोई दूसरा पार्टनर काम ना करे, वो सिर्फ प्रॉफिट्स के मजे ले। तो क्या जो पार्टनर्स काम करते हैं प्रैक्टिकली उन पार्टनर्स को कंपनसेट करना होता है, उनको रेम्यूनरेशन देनी होती है, उनको कुछ सैलरी देनी होती है। तो इसको हम बोलते हैं पार्टनर्स रेम्यूनरेशन। जो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, चाहे वो सैलरी फॉर्म में हो, चाहे वो कमीशन फॉर्म में हो, चाहे वो किसी और फॉर्म में हो। अब ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन पार्टनर्स को कुछ सैलरी वगैरह दिया जाता है अगर वो ज्यादा काम करते हैं उनको कंपनसेट करने के लिए। इसको हम बोलते हैं रेम्यूनरेशन। अब सिमिलरली आप एक टर्म पढ़ते थे ड्रॉइंग्स। हम एक टर्म पढ़ते थे 11th में ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स में क्या होता था, बेसिकली जो ओनर होता है वो बिजनेस से पैसे अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल जाता है। तो पार्टनरशिप में भी नेचुरल सी बात है, पार्टनर्स बिजनेस कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ वो ड्रॉइंग्स करेंगे। अब यहाँ पे भी कोई ऐसे रूल नहीं है कि सारे ड्रॉइंग्स पार्टनर एक ही करेंगे, एक ही साथ करेंगे, एक ही अमाउंट का करेंगे। हर पार्टनर की ड्रॉइंग्स अलग अलग हो सकती है, अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे हो सकती है। तो जो पार्टनर्स विड्रॉ कर देते हैं पैसा, उनसे प्रैक्टिकली कई बार क्या होता है, एक इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अगली बात, कई बार क्या होता है, कोई पार्टनर हो सकता है कैपिटल तो लगा ही रहा हो, इसके अलावा जो बिजनेस है उसको लोन भी दे रहा हो, बिजनेस में कुछ लोन दे रहा हो कोई एक पार्टनर।
या ये भी हो सकता है कभी कभी कि जो बिजनेस है उसमें से वो लोन ले रहा हो। इसको हम बोलते हैं पार्टनर्स लोन। ये सारी टर्म आगे जाके एक एक करके आएंगी, तो अभी मैं आपके सिर्फ थोड़ी सी दिमाग में चीजें फेमिलियर करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि जब चीजें आए सामने तो आपको ऐसा ना लगे कोई आप नया टर्म पढ़ रहे। तो इसको हम बोलते हैं पार्टनर्स लोन। अच्छा, अब जो ये बिजनेस होता है, पार्टनरशिप जो मिलके बिजनेस चलाते हैं, ये इसको क्यूमुलेटिवली हम बोल लेते हैं फर्म या पार्टनरशिप फर्म। इस फर्म का अपना कुछ नाम भी हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है। ये जो फर्म होती है, पार्टनर्स इस फर्म में पार्टनर्स बन जाते हैं, बेसिकली ओनर्स बन जाते हैं इस फर्म के। तो इसी फर्म में वो अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूशन करते हैं, जो फर्म प्रॉफिट्स कमाती है उसको एंजॉय करते हैं, इस फर्म के लिए वो अपना काम करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। इस फर्म को हो सकता है लोन ले, हो सकता है पार्टनर्स लोन ले ले फर्म से। तो ये सारी कहानियां चलती है पार्टनरशिप में। यही सब कुछ कवर हमें मोटा मोटा करना होता है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में। तो फंडामेंटल्स में हम लोग बेसिक इंट्रोडक्टरी बातें करते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं, और क्या क्या अकाउंटिंग करनी होती है, सारी चीजें हम लोग कवर करके चलते हैं। तो ये आपका ओवरऑल कह सकते हो एक चैप्टर का क्रक्स हो गया, जो आपको इस चैप्टर में कवर करना है। तो फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके कवर करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं मीनिंग क्या होता है पार्टनरशिप का, इसके टेक्निकल डेफिनेशन क्या बनती है। उससे पहले आप लोगों को सबसे पहली बात जो पता होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो उसमें एक लॉ एप्लीकेबल होता है इंडिया में, जिसको हम बोलते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो ये आपको याद रखना है। जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ते थे वहां पे सच कोई सोल प्रोप्राइटर्स के लिए अपना लॉ नहीं होता था, लेकिन जब हम पार्टनरशिप की बात करेंगे तो यहाँ पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन अप्लाई होते हैं। तो सेक्शन 4 जो एक्ट है आपका, जो लॉ है उसका जो सेक्शन 4 है, वो पार्टनरशिप का टेक्निकल डेफिनेशन देता है। तो डेफिनेशन क्या है? पार्टनरशिप इज मींस इट इज अ रिलेशन बिटवीन पर्संस who have agreed to share profits of the business। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, carried on by all or any one of them acting for all। carried on by all or any of them acting for all। तो इस डेफिनेशन से, इस टेक्निकल डेफिनेशन से पार्टनरशिप के कुछ फीचर्स निकल के आते हैं। तो रादर देन इस डेफिनेशन को पूरी टोटलिटी में पढ़ के समझने की कोशिश करें, इससे जो अलग अलग फीचर्स निकल के आते हैं, हम फीचर्स को अलग अलग करके एक बार समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, अगर आपको कुछ नोटिंग करनी है, कुछ नोट्स वगैरह जो मैं लिख रहा हूं, ये सारी चीजें आपको नोट करनी है तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। तो अब हम अगली अपने कॉन्सेप्ट की ओर या टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, जिससे हमको इस पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है ये थोड़ी सी समझ में आ पाएगी। हम लोग पढ़ रहे हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। फीचर्स का मतलब ये होता है कि कुछ एसेंशियल फीचर्स होने चाहिए एक पार्टनरशिप को वैलिड होने के लिए। यानी ऐसे नहीं कि सिर्फ आपने बोल दिया पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप हो जाएगी, नहीं। आपके जरूरी है कि कुछ आप कंडीशंस सेटिस्फाई करो, कुछ फीचर्स को आप सेटिस्फाई करो, तभी आप कह सकते हो कि मेरी पार्टनरशिप जो है वो वैलिड है। फटाफट से इनको पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहला है दो या दो से ज्यादा व्यक्ति। तो नेचुरल सी बात है, अगर अकेला व्यक्ति काम करता है, अकेला व्यक्ति बिजनेस चलाता है, ओन करता है, तो उसको तो हम सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। लेकिन जब दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं, मिलके बिजनेस करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप। तो यानी कि कंडीशन हो गई कि मिनिमम जो मेंबर्स होने चाहिए, मिनिमम पर्सन होने चाहिए एक पार्टनरशिप में, वो होने चाहिए 2। और जब मैक्सिमम पार्टनर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम पर्सन हो सकते हैं पार्टनरशिप में, वो होता है 50। यानी 50 से ज्यादा पर्सन मिलके पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कर सकते। ये सर कहां लिखा हुआ है 50 वाला जो मैक्सिमम लिमिट है? ये लिखा है सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, रेड विद रूल 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014। दिस यू हैव टू लर्न। ये आपको लर्न करना है। अब आप बोलोगे सर अभी अभी आपने बोला कि पार्टनरशिप जो होता है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कवर होता है, तो यहाँ पे कैसे आ गया? ये कंपनीज एक्ट में कहां से आ गया? तो पार्टनरशिप एक्ट में कहीं लिमिट नहीं लिखी, लेकिन जो आपका कंपनीज एक्ट है वो उसका जो सेक्शन 464 है
रेड विद दिस रूल, वो कहता है कि अगर 50 से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस चलाना चाहते हैं तो उनको जरूरी है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट करके बिजनेस चलाना है। तो 50 से ज्यादा लोग अगर बिजनेस करेंगे तो वो पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए अनिवार्य हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है कि वो एक कंपनी फॉर्म करे। इसलिए प्रैक्टिकली आप कह सकते हो एक लिमिट बन जाती है हमारी 50 की, क्योंकि 50 से ज्यादा वैसे भी पार्टनरशिप में वो बिजनेस कर नहीं पाएंगे, उनको कंपनी बनानी ही पड़ेगी। इसलिए यहां पे हम लिमिट बोल देते हैं कि मैक्सिमम लिमिट है 50 की। ये है आपका पहला फीचर। नेक्स्ट है एग्रीमेंट, एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स है। आप खुद सोचो, जब दो से या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस चला रहे हैं तो ऐसे नहीं कि वो बिजनेस चलाने शुरू हो जाए, उनके बीच में एक समझौता होना चाहिए कि हाँ हम मिलके बिजनेस करेंगे, हम इस चीज का बिजनेस करेंगे, हम प्रॉफिट्स ऐसे ऐसे शेयर करेंगे, इस तरह का एक समझौता होना चाहिए। तो पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होती है। अब ये है जो एग्रीमेंट है वो ओरल भी हो सकती है या मुंह, दैट इज मुंह बोली एग्रीमेंट हो, बस मुंह से हमने बातचीत करके एक एग्रीमेंट, एक समझौता बना दिया, या फिर ये जो समझौता है या एग्रीमेंट है वो रिटर्न फॉर्म में भी हो सकती है। तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि जो एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में वो रिटर्न ही होनी चाहिए, वो ओरल में भी हो सकती है, लेकिन एग्रीमेंट होना जरूरी है। थर्ड फीचर आपका हो जाता है लॉफुल बिजनेस। तो ये आपको समझ आता है कि पार्टनरशिप बना के आप कोई इलीगल बिजनेस नहीं कर सकते। ये नहीं कि हम पार्टनरशिप बनाए और ड्रग्स की ट्रेडिंग करना शुरू कर दे, नहीं। बिजनेस जो भी आप करो पार्टनरशिप में वो लीगल होना चाहिए, दैट शुड बी लीगल। ये भी एक असेंशियल फीचर हो जाता है। तो अगर बिजनेस इलीगल है, अनलॉफुल है, तो उसको हम वैलिड पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। अगला है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, तो प्रॉफिट शेयरिंग मस्ट है। प्रॉफिट शेयरिंग इज अ मस्ट, तो ये कंपलसरी है कि प्रॉफिट शेयर करना जरूरी है। आप ऐसा कोई भी पार्टनर नहीं बोल सकता कि एक कोई पार्टनर है वो प्रॉफिट, उसको कोई भी प्रॉफिट का शेयर नहीं मिलेगा, बाकी पार्टनर्स को प्रॉफिट का शेयर मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो वो वैलिड पार्टनरशिप नहीं है। प्रॉफिट शेयरिंग हमारा कंपलसरी हो जाता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग कंपलसरी है, क्या लॉस शेयर करना कंपलसरी नहीं होता? तो आंसर इज नो, लॉस शेयरिंग कोई भी कंपलसरी नहीं है। हाँ, प्रैक्टिकली हम जब आगे पढ़ेंगे चैप्टर्स अपना, तो हम इस कॉम्प्लिकेशन में नहीं पढ़ेंगे। हमारे जो भी क्वेश्चंस होंगे, हम जो भी कॉन्सेप्चुअली चीजें करेंगे, उसमें प्रॉफिट की भी शेयरिंग हो रही होगी, लॉस की भी शेयरिंग हो रही होगी। लेकिन अगर मैं लीगली बोलूं, टेक्निकली बोलूं, तो लॉस शेयरिंग होना कोई कंपलसरी या एसेंशियल फीचर नहीं होता। तो कोई एक पार्टनर इन प्रॉफिट्स भी हो सकता है। हो सकता है कोई एक पार्टनर हो, बोले सिर्फ मैं तो भाई प्रॉफिट शेयर करूंगा, लॉस तुम लोग बियर करना, नहीं, ये भी हो सकता है। सो दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन अगेन हम जब पढ़ेंगे प्रैक्टिकली अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तब हम लोग इस जो कॉम्प्लिकेशन में नहीं पढ़ेंगे। हम लोग प्रॉफिट भी शेयर करेंगे, लॉस भी शेयर करेंगे। अगला फीचर है जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, इसमें मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूं। ये कहता है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी, इसका क्या मतलब होता है? इसको मैं थोड़ा सा एग्जांपल के हेल्प से आपको बताता हूं। मान लो दो पार्टनर्स है, राम, या तीन पार्टनर्स मान लेते हैं, राम, श्याम और विवेक। सपोज ये तीन पार्टनर्स हैं, ये पार्टनरशिप बिजनेस में है, तो इनको हम पार्टनर्स बोलेंगे। तो पार्टनरशिप बिजनेस कैसे चलेगा? तो पार्टनरशिप बिजनेस में क्या हो सकता है? हो सकता है ये तीनों के तीनों पार्टनर्स काम करें, तीनों के तीनों पार्टनर्स काम करें, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई एक या एक से अधिक व्यक्ति, सपोज राम और श्याम काम कर रहा है, विवेक काम नहीं कर रहा। सपोज श्याम और विवेक काम कर रहे हैं, राम काम नहीं कर रहा। सपोज सिर्फ राम काम कर रहा है, श्याम और विवेक काम नहीं कर रहे। तो कोई भी आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना दो, तो जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर्स काम करें। यस, सारे पार्टनर्स काम कर सकते हैं, सारे पार्टनर्स कुछ भी कर सकते हैं फर्म के बिहाफ पे, लेकिन कोई एक व्यक्ति भी काम कर सकता है, कोई एक व्यक्ति भी ऐड कर सकता है। और मजे की बात यह है कि अगर जो भी विवेक काम करेगा या विवेक जो भी ऐड करेगा ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, इस एक्ट से दोनों राम और श्याम भी बंध जाएंगे, ये भी बाइंडिंग होगा। तो विवेक का जो भी एक्ट होगा वो एक्ट बाइंडिंग होगा ऑन द फर्म एज वेल एज ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स। विवेक के कोई एक्ट करने से राम और श्याम कल को ये नहीं कह सकते कि भाई विवेक तो अपना एक्ट कर रहा था, हमें नहीं पता, नहीं।
क्योंकि आप पार्टनर्स हो, आपके बीच में एक समझौता है, तो आप में से कोई भी फर्म के बिहाफ पे जो भी एक्ट करेगा वो बाइंडिंग हो जाएगा एक्ट फॉर द फर्म एज वेल एज ऑल द पार्टनर्स। इसका मतलब ये होता है कि जो सारे पार्टनर्स होते हैं वो एज प्रिंसिपल भी एक्ट करते हैं और एज एजेंट भी एक्ट करते हैं। जब विवेक कुछ का एक्ट कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म एंड द पार्टनर्स, तो वो एजेंट बन गया बाकी सारे पार्टनर्स का, और राम और श्याम इस केस में प्रिंसिपल हो गए। तो प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है पार्टनर्स के बीच में। इसके लिए हम एक टेक्निकल जो लाइन बोलते हैं, हम बोलते हैं, जो अभी मैंने डेफिनेशन में भी लिखी थी, बिजनेस में बी कैरिड बाय ऑल, यानी सारे पार्टनर्स बिजनेस चला सकते हैं, या फिर एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर कोई एक व्यक्ति भी काम कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पार्टनर्स। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर्स का काम करना जरूरी है, नो, कोई एक व्यक्ति भी काम कर सकता है। अगर बाकी एक पार्टनर या दो पार्टनर बीमार होकर घर पे बैठ जाते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं भाई ये पार्टनरशिप नहीं रही क्योंकि बाकी पार्टनर्स काम नहीं कर रहे। कोई एक पार्टनर भी काम करके चल सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है पार्टनरशिप का, जिसको हम बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। तो आपको ये वाली जो लाइन है, ये लाइन अच्छे से पता होनी चाहिए। जब भी आपसे कोई म्यूचुअल एजेंसी की बात करे तो एक तो आपको ये लाइन बोलनी है, दूसरी आपको ये बोलना है कि भाई पार्टनर्स के बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है। तो ये हो गया आपका म्यूचुअल एजेंसी। और लास्ट फीचर मैं बोल देता हूं, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। तो ये शायद आपने बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ा होगा, जो पार्टनर्स के बीच की लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। यानी कोई भी पार्टनर की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अगर फर्म के एसेट से फर्म की लाइबिलिटीज नहीं चुकता हो सकती, अगर लाइबिलिटीज पूरी नहीं हो पाती, तो पार्टनर्स अपने पर्सनल एसेट भी यूज कर सकते हैं। उनके अपने गाड़ी, घर, ये सारी चीजें बेच बाच के भी फर्म की लाइबिलिटी पूरी की जा सकती है। तो पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। ये फीचर बिल्कुल सेम है आपके सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह। तो जैसे प्रोप्राइटरशिप में प्रोप्राइटर की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। So these were the features of partnership business. नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है छोटा सा नेचर ऑफ पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप का क्या नेचर होता है। तो जब हम नेचर की बात करेंगे तो नेचर हम एक तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे क्या होता है, और दूसरा हम लोग अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे। अगर मैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो पार्टनरशिप फर्म की कोई भी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं होती। इट इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब ये होता है कि पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी हो जाती है वो अनलिमिटेड है। तो पार्टनर्स इंडिविजुअल अपने लाइबिल है बिजनेस की कोई भी लाइबिलिटी के लिए, फर्म की कोई लाइबिलिटी के लिए, क्योंकि इसकी कोई भी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं होती। लेकिन जब हम अकाउंटिंग करते हैं पार्टनरशिप की, तब हम ये मान के चलते हैं कि पार्टनर्स अलग हैं और फर्म अलग है, तो दोनों को हम सेपरेट अलग अलग ट्रीट करते हैं। इसको हम बोलते हैं सेपरेट बिजनेस एंटिटी। अकाउंटिंग करने के लिए हम लोग पार्टनर्स और फर्म को अलग अलग मानेंगे। तो आगे जब भी हम अकाउंटिंग के जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे तो आपको अपने आप ऑटोमेटिकली रियलाइज होगा कि भाई हम लोग पार्टनर को सेपरेट ट्रीट कर रहे हैं, फर्म को सेपरेट ट्रीट कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो सेपरेट होगी आइडेंटिटी, लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है देयर इज नो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पार्टनरशिप डीड का। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है जब भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो होती है वो रिटन फॉर्म में होती है, उसको हम बोल देते हैं पार्टनरशिप डीड। ये पार्टनरशिप डीड साइन होती है बाय ऑल द पार्टनर्स। तो अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि जो एग्रीमेंट होती है पार्टनर्स के बीच में वो ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है। तो जब एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में हो जाती है, वो सारे पार्टनर्स द्वारा साइन हो जाती है, प्रॉपर्ली उसको एक स्टैम्प पेपर में प्रिंट कर दिया जाता है, तो उसको हम बोल देते हैं पार्टनरशिप डीड। एक का तरह का लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है पार्टनरशिप का। इस पार्टनरशिप डीड में क्या होता है, बेसिकली इसमें होती है वेरियस टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के कैसे कैसे क्या क्या टर्म्स होंगे, ये सारी चीजें इसमें होती है। क्या क्या कंटेंट इसमें हो सकता है, फटाफट से नजर मारते हैं। जैसे कि नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म, की जो हमारी पार्टनरशिप फर्म होगी उसका नाम क्या होगा, उसका एड्रेस क्या होगा, फर्म का हमारा मेन बिजनेस क्या होगा। अगर पार्टनरशिप हमने बनाई है, पार्टनरशिप में हम लोग एक
जूते चप्पल बेचने की दुकान चला रहे हैं तो हमारा मेन बिजनेस हो जाएगा ट्रेडिंग या सेल एंड परचेज ऑफ फुटवेयर। सिमिलरली अगर आप कोई सर्विस कर रहे हो पार्टनरशिप में, सपोज कोई आईटी की सर्विस दे रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं उसमें उस केस में जो डीड में लिखा होगा उसमें लिखा होगा क्लियरली कि जो फर्म है वो आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। तो सारी मेन बिजनेसेस में इसमें लिखी होगी। इसके अलावा पार्टनर्स कितना कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ये लिखा होगा। फर्म का अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, अकाउंटिंग ईयर क्या होगा। तो प्रैक्टिकली तो अकाउंटिंग ईयर हमारा आपको पता ही है अप्रैल से लेके मार्च तक होता है, तो हम तो प्रैक्टिकली बोलेंगे अप्रैल से मार्च ही चल रहा है, लेकिन अगर डीड में कुछ और लिखा है तो फिर वो वाला अकाउंटिंग ईयर फॉलो होगा। पार्टनर्स के नाम क्या क्या है, कौन कौन पार्टनर्स हैं, उनके घर के पता क्या है, ये सारी चीजें इसमें लिखी होगी। बैंक अकाउंट जो है फर्म का वो कैसे ऑपरेट होगा, उसके रिगार्डिंग क्या रूल्स होंगे, किसके पास साइनिंग अथॉरिटी होगी, इस तरह की चीजें लिखी होंगी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इंपॉर्टेंट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, पार्टनर्स किस रेशियो में, किस प्रोपोर्शन में प्रॉफिट्स शेयर करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या रेट होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का क्या रेट होगा। अगर पार्टनर्स हमारे कोई लोन ले रहे हैं या दे रहे हैं फर्म को, तो उस केस में लोन पे क्या इंटरेस्ट होगा, तो ये सारी चीजें इसमें लिखी होंगी। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन जो पार्टनर का लोन होता है उसके बारे में सारी बातचीत की थी। सिमिलरली सैलरी कमीशन, पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन क्या होगा, कितनी सैलरी दी जाएगी, किस किस पार्टनर को सैलरी दी जाएगी, किस पार्टनर को कितना कमीशन मिलेगा, ये सारी चीजें इसमें लिखी होगी। पार्टनर्स के क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं, उनकी क्या लाइबिलिटीज हैं, इस तरह की चीजें लिखी होंगी और बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो ये इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स हैं और बहुत सारे कंटेंट हो सकते हैं पार्टनरशिप के। आप अपनी किताब में देख लेना, उसमें काफी सारे कंटेंट दे रखे हैं। तो ये सारे कंटेंट हो सकते हैं पार्टनरशिप डीड में। अब सवाल उठा क्या पार्टनरशिप डीड होना जरूरी है, आंसर इज नो। अभी थोड़ी देर पहले हमने एसेंशियल फीचर्स में क्या पढ़ा था कि पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट होती है वो ओरल भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है। दैट मीन्स रिटर्न एग्रीमेंट होना कोई कंपलसरी नहीं है, तो ओरल भी हो सकती है एग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप डीड आप बोलोगे नॉट कंपलसरी, ऐसा कहीं लिखा नहीं कि कंपलसरी है, लेकिन ये एडवाइजेबल होता है। क्यों, एक रिटर्न फॉर्म में एग्रीमेंट होने से क्या होता है, अगर पार्टनर्स के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कोई डिस्प्यूट आ जाता है, तो उसको सुलझाने में ये पार्टनरशिप डीड हेल्प कर सकता है। तो पार्टनरशिप डीड होना काफी एडवाइजेबल है, रिकमेंडेड होता है, लेकिन कंपलसरी नहीं होता। और प्लीज ध्यान रखना, पार्टनरशिप डीड जब मैं बोलूंगा दैट मींस रिटर्न एग्रीमेंट, ओरल एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड नहीं बोलते। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हमको पढ़ना है कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अगर आपके पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्या कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है जो आपको अकाउंटिंग करते वक्त यूज करने होते हैं। इस चैप्टर के जब हम आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो हमें वहां पे ये प्रोविजंस ध्यान में रखने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं ये प्रोविजंस हमको अप्लाई करने पड़ेंगे। तो क्या प्रोविजंस है ये ध्यान रखना, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है जो अकाउंटिंग के लिए यूजफुल होते हैं। फॉर एग्जांपल पहला है, अगर कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है या पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो पार्टनर्स के बीच में होगा वो इक्वल होगा, है ना। साइलेंट होने का मतलब क्या है, सपोज पार्टनरशिप डीड तो है लेकिन उस डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ नहीं लिखा, या फिर डीड है ही नहीं, तो दोनों भी केसेस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप इक्वल मानोगे। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स के कैपिटल पे उनको इंटरेस्ट दिया जाता है ना, उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाता है। तो अगर पार्टनरशिप डीड अगेन साइलेंट है या एग्जिस्ट नहीं करती, तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा पार्टनर्स को। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पार्टनर्स ड्रॉइंग्स करते हैं यानी फर्म से पैसा निकालते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उस पर इंटरेस्ट उनसे चार्ज किया जाता है, यानी पार्टनर से ड्रॉइंग्स पे जो इंटरेस्ट है वो लिया जाता है। तो अगेन अगर डीड साइलेंट है या एग्जिस्ट नहीं करती, तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं चार्ज किया जाएगा। अगला है इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाय पार्टनर टू फर्म, ये इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये पूरा ही कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि पूरे पार्टनरशिप में जब आप आगे पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं इसका एप्लीकेशन आएगा ही आएगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय पार्टनर टू फर्म, यानी कि पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया हुआ है, तो अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस लोन पे पार्टनर फर्म से इंटरेस्ट लेगा। लेकिन अगर डीड साइलेंट है और नॉन एग्जिस्टेंट है, यानी डीड में कोई इंटरेस्ट का रेट नहीं बताया हुआ कि लोन पे इंटरेस्ट कितना अलाउ किया जाएगा
या पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करती, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कि इस केस में जो लोन पे इंटरेस्ट है वो अलाउ किया जाएगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ये रेट आपको याद रखना है। ये कौन से लोन की बात हो रही है? जो लोन पार्टनर ने फर्म को दिया है, याद रखना, उसी लोन की बात हो रही है। तो सर अगर सपोज पार्टनर ने फर्म से लोन लिया हुआ है तो क्या होगा? तो ये यहां लिखा है, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाय फर्म टू पार्टनर, यानी फर्म ने पार्टनर को लोन दिया हुआ है, यानी कि अगर फर्म पार्टनर को लोन देगी तो पार्टनर से इंटरेस्ट आपके लेगी। तो अगर यहां पे भी डीड साइलेंट है या नॉन एग्जिस्टिंग है तो ध्यान रखना कोई भी इंटरेस्ट फर्म पार्टनर से चार्ज नहीं करेगी। तो दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, याद रखना है, पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है और कोई डीड नहीं है या साइलेंट है डीड, तो पार्टनर फर्म से 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लेगा एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। लेकिन अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया हुआ है तो उस केस में अगर डीड साइलेंट है या नॉन एग्जिस्टिंग है तो फर्म पार्टनर से कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले सकती एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और लास्ट पॉइंट है आपका रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। तो अगेन अगर सैलरी को लेके या पार्टनर के कमीशन को लेके या कोई भी और रेम्यूनरेशन को लेके डीड साइलेंट है या डीड है ही नहीं, तो फिर कोई भी सैलरी वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं किया जाएगा पार्टनर को। तो ये प्रोविजंस आपको याद रखने हैं, फटाफट से रिकैप कर लेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या नॉन एग्जिस्टिंग है तो क्या करना है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाएगा पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर से नहीं चार्ज किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय पार्टनर टू फर्म, यानी पार्टनर ने फर्म को अगर लोन दिया है तो उस लोन पे 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा पार्टनर को। पार्टनर को किसी भी प्रकार की रेम्यूनरेशन नहीं दी जाएगी, सैलरी कमीशन कुछ भी नहीं दिया जाएगा। और फाइनली अगर याद रखना है, अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया हुआ है दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाय फर्म टू पार्टनर, उस केस में कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा पार्टनर से। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से इसको याद रखना है, ये आपके आगे कहीं ना कहीं अप्लाई जरूर होंगे क्वेश्चंस में। चलिए अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट 2-3 पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए। पहला है सवाल जो आपका आता है कि माइनर क्या पार्टनरशिप में ऐड हो सकता है कि नहीं, क्या माइनर पार्टनर बन सकता है कि नहीं। तो आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि माइनर जो है वो पार्टनरशिप के बेनिफिट्स के लिए एडमिट हो सकता है, सिर्फ बेनिफिट्स के लिए, ध्यान रखना, यानी उसके सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए एडमिट हो सकता है, वो भी तब जब सारे पार्टनर्स एग्री कर जाएं। पहली बार माइनर का मतलब क्या होता है? माइनर मतलब ऐसा व्यक्ति जिसकी एज लेस देन 18 ईयर्स है, जिसकी एज लेस देन 18 ईयर्स है। तो माइनर कैन बी एडमिटेड फॉर ओनली द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। पहली बात, वो भी कब? जब सारे पार्टनर्स, इफ ऑल द पार्टनर्स एग्री, जब सारे पार्टनर्स एग्री करते हैं। तो ये पहला एक पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, अगर पार्टनर सपोज है कोई कंपटीशन में अपना खुद का बिजनेस चलाता है, तो वो एक पार्टनर है फर्म में, जो फर्म कुछ अपना बिजनेस करती है और उस बिजनेस के कंपटीशन में वो अपना खुद का भी कुछ पर्सनल बिजनेस करता है बिना किसी बाकी पार्टनर्स के कंसेंट के, बिना उनकी परमिशन के। तो इस केस में इस बिजनेस से जो भी पार्टनर अपने लिए प्रॉफिट कमाएगा वो प्रॉफिट उसको फर्म को पे करना होगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज 3 पार्टनर्स हैं, डॉक्टर एक्स, डॉक्टर वाई, डॉक्टर जेड, यानी तीनों डॉक्टर हैं और ये पार्टनरशिप में एक क्लिनिक चलाते हैं। अब मान लो डॉक्टर जेड जो है बिना बाकी पार्टनर्स के, यानी बिना डॉक्टर एक्स और वाई के परमिशन के, बिना उनके कंसेंट के अपने घर पे एक पर्सनल क्लिनिक भी चलाता है, एक पर्सनल क्लिनिक भी चलाता है। तो इस केस में इस क्लिनिक से जो भी प्रॉफिट अर्न करेगा डॉक्टर जेड, ये प्रॉफिट उसको फर्म को पे करना होगा। तो ये भी आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलता है। तो ये एक डॉक्टर जेड की या एक पार्टनर की लायबिलिटी बन जाती है। अब एक पॉइंट याद रखना कि ये जो प्रोविजन है सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए है, लॉस के लिए नहीं है। तो इस एग्जाम्पल में अगर आपसे पूछूं मैं
कि इस केस में, इस एग्जांपल में, सपोज अगर अपने पर्सनल क्लिनिक से डॉक्टर जेड प्रॉफिट ना कमा के लॉस ले इनकर करता है, तो क्या ये लॉस भी फर्म को पे होगा, यानी क्या ये लॉस भी फर्म को जाएगा? द आंसर इज नो, लॉस नहीं जाएगा, सिर्फ प्रॉफिट जाएगा। लॉस क्यों देंगे फर्म को? भाई फर्म क्यों भुगते? पार्टनर की गलती है, पार्टनर की गलती है, वो कंपटीशन में बिजनेस कर रहा है, वो भी बिना परमिशन के, तो उस बिजनेस से अगर वो लॉस इन कर रहा है, तो क्लिनिक क्या नहीं, जो फर्म है वो क्यों लॉस बियर करे? नहीं, सिर्फ प्रॉफिट वो बियर करेगा, मतलब सिर्फ प्रॉफिट पे किया जाएगा फर्म को। तो ये आपको याद रखना। अगला पॉइंट क्या है? सपोज अगर पार्टनर जो है कोई प्रॉफिट अर्न करता है अपने लिए, अगर पार्टनर कोई प्रॉफिट अर्न करता है अपने लिए यूजिंग द फर्म्स प्रॉपर्टी, या फर्म्स की प्रॉपर्टी यूज करके, उसके कोई बिजनेस कनेक्शन को यूज करके, या फर्म की कोई अपनी ट्रांजेक्शन से अपने लिए कोई वो पर्सनल प्रॉफिट्स बनाता है, तो ऐसे पर्सनल प्रॉफिट्स भी आपको यानी पार्टनर को फर्म को पे करने होंगे, है ना? तो सपोज अगर फर्म का बैंक अकाउंट का पैसा यूज करके या फर्म का कैश यूज करके पार्टनर कुछ इन्वेस्टमेंट करके उस इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट कमा रहा है, या फिर सपोज कोई सेल परचेज हो रही है, फर्म कोई गुड सेल कर रहा है, और उस जो गुड सेल किया है फर्म ने, उस सेल्स पे पार्टनर अपने लिए कुछ कमीशन निकाल लेता है, या इस प्रकार से कोई भी सपोज फर्म की कोई पर्सनल फर्म का कोई बिजनेस कनेक्शन या क्लाइंट को के द्वारा वो कुछ अपने लिए कुछ प्रॉफिट कमाता है, तो ऐसे कोई भी प्रॉफिट जो होंगे वो पार्टनर को देने होंगे फर्म को। तो ये दो तीन इंपॉर्टेंट और बातें हो जाती हैं जो आपके लीगल बातें हैं बेसिकली, लेकिन जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ आपके किताब के सवाल करते हैं। अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताए उसके ऊपर जो बेस सवाल हैं वो डिस्कस करते हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, ये टीएस गरेवाल बुक है, ये टीएस गरेवाल बुक है, पेज नंबर 2.83। चलिए पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 दिखाता हूं आपको क्या कह रहा है। तो अभी आपको जो भी सब पढ़ा है उसका एप्लीकेशन यहाँ पे होगा। तो महेश, रमेश एंड सुरेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म, they do not have a partnership deed. At the end of the first year of the business, they face the following problems. तो पहली इंपॉर्टेंट बात क्या बोली क्वेश्चन ने, कि पार्टनर्स हैं जो, उनकी कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है। अब क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, अब प्रॉब्लम्स आपको देखना और उसका सोल्यूशन बताना है। पहला कहता है महेश wants that interest on capital should be allowed to the partners, but रमेश एंड सुरेश do not agree. तो क्या महेश सही है, क्या महेश का क्लेम सही है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ है? तो आंसर इज नो, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं हो सकता, क्योंकि पार्टनरशिप डीड है ही नहीं। तो पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का जो प्रोविजन है वो कहता है इस केस में कोई भी इंटरेस्ट अलाउ नहीं होगा। तो महेश गलत है, रमेश और सुरेश सही है। बी में लिखा है रमेश वॉन्ट्स दैट द पार्टनर शुड बी allowed to draw salary but महेश एंड सुरेश डू नॉट एग्री। तो यहाँ पे आपका रमेश जो एक पार्टनर वो कह रहा है सैलरी देनी चाहिए, तो क्या रमेश सही है? आंसर इज नो, नो सैलरी, क्योंकि अगेन पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करती, तो हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस फॉलो करने पड़ेंगे। वो कहता है इस केस में कोई भी सैलरी अलाउ नहीं हो सकती। तो रमेश गलत है और महेश और सुरेश सही। सी में लिखा है महेश एंड रमेश वांट्स दैट सुरेश शुड पे interest on loan given to him, ध्यान देना, given to him by the firm, but सुरेश do not agree। तो महेश और रमेश कह रहे हैं कि फर्म ने सुरेश को कोई लोन दे रखा है, सॉरी, हाँ, फर्म ने सुरेश को लोन दे रखा है। तो उस केस में महेश और रमेश का कहना यह है कि भाई जो फर्म ने लोन दिया हुआ है सुरेश को, उस लोन पे सुरेश को कुछ इंटरेस्ट देना चाहिए। तो क्या ये क्लेम सही है महेश और रमेश का? तो ये आपको ध्यान रखना है, गलत है, रॉन्ग। क्यों? क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अगेन क्या कहता है, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस लोन पे फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट देगी 6% पर एनम पे। लेकिन अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो उस लोन पे फर्म पार्टनर से कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले सकती। तो यहाँ पे महेश और रमेश का क्लेम गलत हो गया। और डी लिखा है महेश एंड रमेश हैविंग कंट्रीब्यूटेड लार्जर अमाउंट्स ऑफ कैपिटल डिजायर्ड दैट द प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, बट सुरेश डू नॉट एग्री। तो क्या यहाँ पे महेश और रमेश सही हैं? द आंसर इज अगेन नो, क्योंकि जब कोई डीड नहीं होती या डीड साइलेंट होती है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होता है।
तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन के रेशियो पे प्रॉफिट नहीं शेयर किया जा सकता, यहाँ पे रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा। तो इस प्रकार से आपको अप्लाई करने होते हैं, जो हमने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के कुछ प्रोविजंस पढ़े उनका एप्लीकेशन इस प्रकार से होता है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 देखना, 2-3 सवाल मैं डिस्कस कर लेता हूं और फिर हम अपने लेक्चर को आज के खत्म कर देंगे। कह रहा है फॉलोइंग डिफरेंसेस हैव अराइजन बिटवीन पी क्यू एंड आर, स्टेट हु इज करेक्ट इन ईच केस। कौन सही है आपको बताना। P used ₹50,000 belonging to the firm and earned a profit of ₹5,000. Q and R want the amount to be given to the firm. तो P ने फर्म के 50,000 रुपए पैसे यूज करके कुछ 5,000 रुपए के प्रॉफिट्स कमाए। क्यू एंड आर का कहना है कि भाई ये जो 5,000 आपने कमाई ये आपको फर्म को देनी चाहिए। तो क्या क्यू एंड आर सही है? द आंसर इज यस, क्यू एंड आर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अभी हमने डिस्कस करा अगर कोई पार्टनर फर्म की कोई प्रॉपर्टी यूज करके, उनका कोई बिजनेस कनेक्शन यूज करके या कोई ट्रांजैक्शन से अपने खुद के कुछ पर्सनल प्रॉफिट्स कमाता है तो उस प्रॉफिट को उस पार्टनर को फर्म को पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्यू एंड आर बिल्कुल ठीक है। क्यू यूजेस ₹10,000 belonging to the firm and incurred a loss of ₹9,000. He wants the firm to bear the loss. तो इस तरह का पॉइंट मैंने डिस्कस किया, आपको याद रखना है अगर फर्म के प्रॉपर्टी यूज करके पार्टनर ने कुछ प्रॉफिट्स कमाए हैं तो वो प्रॉफिट्स फर्म को पे होंगे, लॉस नहीं होगा। हम फर्म को क्यों पनिश करें? पार्टनर की कोई की गलती से हम फर्म को क्यों पनिश करें? तो हम फर्म को पनिश नहीं करेंगे। तो यहाँ पे लॉस हो रहा है 1,000 रुपए का, तो ये लॉस क्या है जो है फर्म बियर नहीं करेगी, तो यहाँ पे क्यू गलत हो गया। P and Q want to purchase goods from Star Limited. R does not agree. तो ये क्या है? एक डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन, डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन है। गुड्स परचेज करना डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन है। तो P and Q कह रहे हैं जो हम गुड्स परचेज करेंगे हम स्टार लिमिटेड से करेंगे, R मना कर रहा है। लेकिन तो आप ध्यान रखना जब डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी की बात होगी तो हम लोग मेजॉरिटी रूल फॉलो कर लेंगे, तो जो मेजॉरिटी बोलेगी उसको हम लोग फॉलो कर लेंगे। तो यहाँ पे पी एंड क्यू दो पार्टनर्स यानी मेजॉरिटी पार्टनर्स स्टार लिमिटेड से गुड्स परचेज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे ये लोग गुड्स परचेज कर सकते हैं। Q and R wants to admit W as a partner, B does not agree. ठीक है, तो ऑल्दो ये पॉइंट मैंने जानबूझ के यहाँ पे कवर नहीं किया एडमिशन से रिलेटेड, क्योंकि एडमिशन का हम लोग सेपरेटली चैप्टर करते हैं तो वहां पे यहाँ पे ये पॉइंट कवर हो जाता है, तो मैंने यहाँ पे अभी कवर नहीं किया। लेकिन सिंस यहाँ क्वेश्चन आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ, जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो चाहे एडमिशन हो चाहे रिटायरमेंट हो, उसके लिए मेजॉरिटी सारे पार्टनर्स का कंसेंट होना जरूरी होता है ना। तो अगर मैं एडमिशन की बात कर रहा हूँ, डीड में कुछ नहीं लिखा, तो जो पार्टनर अगर नया एडमिट करना है तो जितने सारे बचे हुए पार्टनर्स हैं उनको एग्री करना, उनका कंसेंट होना जरूरी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पी क्यू आर 3 पार्टनर्स थे, क्यू और आर यानी मेजॉरिटी पार्टनर्स डब्ल्यू को एडमिट करना चाहते हैं, लेकिन पी एग्री नहीं कर रहा। तो क्योंकि यहाँ पे कंसेंट ऑफ ऑल नहीं प्रेजेंट है, सारे पार्टनर्स एडमिशन के लिए तैयार नहीं है, इसलिए यहाँ पे एडमिशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो जानबूझ के मैंने नोट्स में कवर नहीं किया ये पॉइंट, रीजन अगेन बीइंग क्योंकि ये एडमिशन सेपरेट चैप्टर है जहां पे हम लोग इसको कवर करेंगे। नेक्स्ट ई पार्ट कहता है आर हैड गिवन अ लोन ऑफ ₹2 लाख टू द फर्म एंड डिमांड्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो यहाँ पे ध्यान से पढ़ना, आर ने फर्म को लोन दिया है 2 लाख रुपए और वो क्या बोल रहा है फर्म से कि भाई आप मुझे 10% पर एनम का इंटरेस्ट दो। तो क्या आर ठीक है? पी एंड क्यू मना कर रहे हैं। वैसे पी एंड क्यू कह रहे हैं कि पी एंड क्यू डू नॉट वांट टू पे द इंटरेस्ट, तो आर कह रहे हैं 10% पर एनम का इंटरेस्ट दो। अब बचे हुए तो दो पार्टनर है पी एंड क्यू, वो कह रहे हैं इंटरेस्ट कोई भी नहीं दिया जाएगा। तो क्या आर ठीक है, क्या पी ठीक है या क्यू ठीक है? कौन ठीक है इसमें? तो इसका आंसर है यहाँ पे कोई भी ठीक नहीं है, आर भी गलत, पी भी गलत, क्यू भी गलत। क्यों? क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है अगर डीड एग्जिस्ट नहीं करती या साइलेंट है, तो अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस लोन पे फर्म 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देगी। तो यहां पे तो सभी लोग गलत साबित हो गए। नेक्स्ट एक बार क्वेश्चन 4 पे नजर मारते हैं जल्दी से। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में लिखा है बोथ सरकार एंड चैटर्जी आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड।
बोस इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल ऑफ ₹5 लाख ऑन 1st of October 2021, whereas Chatterjee took a loan of ₹50,000 from the firm on 1st October 2021. तो क्या बोला है क्वेश्चन ने, 3 पार्टनर्स के बारे में बताया है, उसमें से एक पार्टनर जो बोस है जिसका नाम, उसने 5 लाख का कैपिटल और लाया 1 अक्टूबर 2021 को, यानी साल के बीच में। सिमिलरली चैटर्जी ने क्या किया, फर्म से लोन लिया 50,000 का 1 अक्टूबर 2021 में, यानी साल के बीच में। डिस्प्यूट्स हैव अराइजन अमंग देम ऑन द फॉलोइंग इश्यूज, तो कुछ इश्यूज पे पार्टनर्स के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया है, तो आपको क्या करना है, इस इशू को सॉल्व करना है। ए में लिखा है बोस डिमांड्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन ₹5 लाख ऑफ बीइंग हिज एक्स्ट्रा कैपिटल। तो बोस कह रहा है भाई मैंने एक्स्ट्रा कैपिटल लाया है साल के बीच में, तो उस एक्स्ट्रा कैपिटल पे मेरे को कुछ इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो क्या बोस ठीक है? अगेन नहीं ठीक है। क्यों? क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है वेयर नो पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट या पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट देन नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड। बी में लिखा है सरकार डिजायर्स दैट हिज सन दीप शुड बी एडमिटेड एज पार्टनर एंड ही विल गिव हिम हाफ ऑफ हिज शेयर। बोस एंड चैटर्जी डू नॉट एग्री। तो ये भी मैं ऑलरेडी दोबारा ऊपर बता चुका कि एडमिशन में अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, एग्जिस्ट नहीं करती, तो उस केस में एडमिशन के लिए सारे पार्टनर्स का कंसेंट होना जरूरी है। तो क्योंकि यहाँ पे सारे पार्टनर्स का कंसेंट नहीं है, तो यहाँ पे एडमिशन नहीं हो सकता। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि जिसको हम एडमिट कर रहे हैं वो एक पार्टनर का बच्चा ही है या सन ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉ कहता है कि सारे पार्टनर्स का कंसेंट होना जरूरी है। Next, C. Bose and Sarkar are of the view that Chatterjee should be charged interest on loan from the firm at the lending rate of banks, which is 12% per annum. तो जो 50,000 का लोन लिया चैटर्जी ने फर्म से, बोस और सरकार का कहना है उस लोन पे चैटर्जी को 12% पर एनम का इंटरेस्ट देना चाहिए, क्योंकि ये बैंक्स का एक लेंडिंग रेट चल रहा है। तो क्या यहाँ पे बोस और सरकार ठीक है? द आंसर इज नो, दोनों गलत है। अगेन ये पॉइंट भी आ चुका कि अगर डीड साइलेंट होती है, एग्जिस्ट नहीं करती, तो क्या होता है, अगर पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है तो उस लोन पे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता। डी में लिखा है सरकार हैज विथड्रॉन ₹50,000 फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज। बोस एंड चैटर्जी आर ऑफ द व्यू दैट सरकार शुड बी चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो सरकार ने 50,000 रुपए की कुछ ड्रॉइंग्स करी है, तो बोस और चैटर्जी कह रहे हैं कि उस ड्रॉइंग्स पे सरकार को कुछ ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट देना चाहिए। तो क्या यहाँ पे अगेन बोस एंड चैटर्जी ठीक है? आंसर इज नो, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि अगर डीड साइलेंट है, नॉन एग्जिस्टेंट है, तो हम क्या बोलते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज नहीं होगी, कोई भी इंटरेस्ट ड्रॉइंग्स पे चार्ज नहीं कर सकते पार्टनर से। तो यहाँ पे दोनों भी गलत हो गए। तो इस प्रकार से आपको जो हमने अभी तक टॉपिक पढ़ा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने क्या पढ़ा, प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इफ डीड इज साइलेंट और नॉट एग्जिस्टिंग। तो हमको क्या प्रोविजंस अप्लाई करने होते हैं, उसकी आपको एप्लीकेशन इस प्रकार से करनी होती है। तो आई होप ये तीनों टॉपिक्स जो हमने करे वो आपको समझ आ गए होंगे। जो क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस करे वो आपको समझ आ गए होंगे। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी। अगर आप मेरे साथ डिटेल में अकाउंट्स पढ़ना चाहते हैं, लाइव पढ़ना चाहते हैं या फेस टू फेस पढ़ना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके क्लासेस की इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स पे भी डाल सकते हैं, मैं आपके डाउट्स आंसर जरूर करूंगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो आप इसको दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक और कमेंट जरूर करके मुझे बताइएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जो आगे के लेक्चर्स हैं, ताकि जब भी वो मैं अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। मैं आपसे मिलता हूं जल्दी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।